दिखाएंगे कि आरबीएल बैंक के बोर्ड में जो तब्दीली हुई है वो क्या क्या हुई है, और यतिन जी जुड़ते हुए आपको दिखेंगे ब्रोकरेजेस के रिएक्शन के साथ। सुमित जी पहले आप। शुक्रिया शैल जी। देखिए काफ़ी इवेंटफुल वीकेंड रहा ये और बहुत सारे डेवलपमेंट्स वहाँ पे होते हुए दिखाई पड़े आरबीएल बैंक के संदर्भ में। सबसे पहले आरबीआई के जो आरबीआई ने आरबीएल के बोर्ड में एक एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति की। योगेश दयाल को एक डायरेक्टर के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया गया 24 दिसंबर से, और इस नियुक्ति के बाद जो कंपनी के एमडी हैं विश्ववीर आहूजा साहब वो छुट्टी पे चले गए हैं। तो ये एक इवेंट हुआ और ये 2 साल के लिए नियुक्त किया गया योगेश दयाल साहब को बतौर एडिशनल डायरेक्टर। तो ये एक अपडेट है खास तौर से जो बोर्ड की तरफ से आरबीआई की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा। इस अपडेट के बाद जो दूसरा बड़ा अपडेट आया वो ये कि कल शाम 5:30 बजे इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल करी, और कॉन्फ्रेंस कॉल में जो आरबीएल का जो बोर्ड है उनकी तरफ से कुछ वक्तव्य आते हुए दिखाई पड़े। खास तौर से उन्होंने ये बात साफ किया कि जो करीब करीब सिचुएशन है, लिक्विडिटी की सिचुएशन है वो ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रही है, और आरबीएल के बोर्ड को आरबीआई के बोर्ड की तरफ से पूरा समर्थन है। उनका ये भी कहना है कि जो अपने एग्जिस्टिंग टाइमलाइंस उन्होंने मैच कर रखी थी उसके ऊपर वो कामकाज कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वहां पर नहीं दिखाई पड़ रही है। होम लोन्स बिजनेस को लेकर उनका कामकाज जारी है। करीब करीब अगले 12 महीने तक उन्हें कैपिटल की कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं लग रही है। उनका यह भी कहना है कि जो आरबीआई की तरफ से कदम उठाए गए हैं बोर्ड में वो इसलिए किए गए हैं ताकि और ज्यादा स्ट्रेंथ मिले आरबीएल के बोर्ड को। इसके अलावा एनपीएस की सिचुएशन और इंप्रूव होगी गोइंग फॉरवर्ड तीसरी तिमाही तक आते आते, और उनका यह भी कहना है कि जो कोविड ईयर था वो टफ सिचुएशन थी, शायद गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ सकती है, और आने वाले समय में उनका मानना है कि एनपीएस की सिचुएशन और बेटर होगी, सीएआर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्फ्रेंस कॉल के आउटकम आए थे और बोर्ड के अंदर फेरबदल भी किए गए हैं। सेंटिमेंट वाइज इसे नेगेटिव माना जा रहा है क्योंकि जो एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति है वो इस सिचुएशन में इस जंक्चर पर आना काफ़ी क्रूशल रहेगा, और क्योंकि ये अंडर वॉच लिस्ट था तो उस लिहाज से भी आप नजर रखें, हो सकता है यहाँ पर एक सेंटिमेंट ड्रिवन इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। अब आपके सामने हम लोग जरा आरबीएल बैंक का डेटा दिखाते हैं स्क्रीन पर। आप देखिए ये बैंक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, जहां तक कि आप देख रहे हैं साल का और पूरे महीने का आपके सामने परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा। एक महीने में 7% नीचे है, ईयर डेट के हिसाब से आपने परेशानी देखी है -25% की, और एक साल के हिसाब से वही 25% का लॉस। 3 साल में आप देखेंगे तो आप 70% मार्केट कैपिटलाइजेशन आरबीएल बैंक की इरोड होते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का ये सबसे बुरा परफॉर्मर रहा है। अब एक और डेटा मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेके आता हूं। यहां पर 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लगभग 11,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है आरबीएल बैंक की, और तरह तरह की खबरें आपको बाजार में आती हुई दिखेंगी, लेकिन जो डेटा है आपके सामने हम वो ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जोड़ते हैं यतिन जी को। यतिन जी, क्या क्या कहा ब्रोकरेजेस ने इस वीकेंड के डेवलपमेंट पर? नमस्कार शैल जी। देखिए जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, सभी के सभी ब्रोकरेजेस काफी कॉशियस है स्टॉक को लेके। 2 से 3 ब्रोकरेजेस ने टारगेट प्राइस काटे भी हैं और रेटिंग्स भी डाउनग्रेड की हैं। शुरू करते हैं सीएलएसए से, जहां इन्होंने टारगेट 200 रुपए कर दिया है। पहले इनका टारगेट 230 रुपए था, तो लगभग एक 15% का टारगेट प्राइस इन्होंने काटा है। सीएलएसए का मानना यह है कि जो ये आरबीआई के नॉमिनेटेड डायरेक्टर जो बोर्ड पे आए हुए हैं वो एक नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि जनरली आरबीआई कमजोर बैंक्स के लिए ये कदम उठाती है, तो परसेप्शन वाइज इन्वेस्टरों के लिए ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। दूसरी बात कि अगले 6 महीनों का जो प्रदर्शन है उसके बाद ही कोई रेटिंग में बड़ा बदलाव करेंगे, क्योंकि अगले 6 महीने का परफॉर्मेंस काफी क्रूशियल रहेगा बैंक के लिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड कर दिया है, इस पे सेल की रेटिंग इन्होंने लगा दी है, टारगेट 131 रुपए कर दिया है, जो कि पहले इनका टारगेट था 181, तो लगभग 50 रुपए से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी आरबीएल बैंक का लक्ष्य काटा है। इनका मानना यह है कि जो वैल्यूएशन है इस पे सीधा असर होगा जो आरबीआई ने कदम उठाए हैं आरबीएल बैंक के ऊपर, और जो अनसर्टेनिटी है उसके कारण शायद यहां से आपको स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे। इन्वेस्टेक ने हालांकि खरीदारी की सलाह दी है, 295 का टारगेट है, लेकिन इन्होंने हाथ में नमक लेके ये टारगेट दिया है, क्योंकि इनका मानना ये है
कि जब तक क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आते हैं कोई ये डिसीजन या बदलाव नहीं करेंगे अपने टारगेट प्राइस में। तो जैसे ही नतीजे आते हैं वैसे ही यहाँ इनकी टारगेट में और रेटिंग में बदलाव आप देखेंगे। तो वेट एंड वॉच मोड पे आपको इन्वेस्टेक भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ब्रोकरेजेस की समरी कहें तो सभी ने ये इवेंट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट वाला न्यूज बिट रखा है और मोस्ट ब्रोकरेजेस ने यहाँ टारगेट प्राइस अपने काटे हैं आरबीएल बैंक पे। अब ऐसा कीजिए डायरेक्टर साहब, जोड़िए मयूरेश जी को और मानस जायसवाल साहब को और एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट अगर आप आरबीएल बैंक का प्रस्तुत करते हैं तो वो स्क्रीन पर लेके आइए। यहां पर जो आपने कल गिरावट देखी थी यानी कि फ्राइडे को, ये काउंटर आपको 173 रुपए के आसपास बंद होता हुआ दिखा था और ये सबसे बुरा परफॉर्मर है दिसंबर की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स के दायरे में। आरबीएल बैंक आपको फिलहाल गिरता हुआ दिखा महीने के दर पर लगभग समझिए 14.2%। मयूरेश जी, आपकी रिसर्च एनालिस्ट की कम्युनिटी किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देख रही है? आरबीआई की तरफ से एक डायरेक्टर नॉमिनेट हुए हैं आरबीएल बैंक के बोर्ड पर। तो आई थिंक प्लसेस और माइनसेस, आई थिंक जो कॉन कॉल से आई थिंक प्लसेस निकले और जैसे मोटा भाई ने भी कहा जो जीएनपीएस एनपीएस हैं वो अच्छे खासे कम करने की इनकी चेष्टा है अगले 2 क्वार्टर्स में। स्पेसिफिकली नेट एनपीएस दे आर प्लानिंग टू गेट इट अंडर 2% ये तिमाही में और उससे भी नीचे अगले तिमाही में। तो अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में एनपीएस को अच्छा खासा कम करने की ये सोच रहे हैं। दूसरा आई थिंक कैपिटल एडवोकेसी को लेके दे आर सीइंग दे आर वेरी वेल कैपिटलाइज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और इसलिए आई थिंक इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल या बैलेंस शीट एक्सपेंशन में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अभी माइनसेस जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक आरबीआई के बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड पे नियुक्त होना itself means that there is some element in terms of administration by the regulator itself जो काफी नेगेटिवली लिया जाता है स्ट्रीट में और इसके काफी उदाहरण हैं हमारे पास भी जो पहले अधिग्रहण हुए हैं काफी बैंक्स के जहाँ पे बोर्ड की नियुक्ति हुई है आरबीआई की तरफ से। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दीज नंबर्स एक्चुअली ट्रांसलेटिंग, तो क्या ये नंबर्स वाकई में हो सकते हैं और क्या ये नंबर्स पाने के लिए इनकी जो लेंडिंग ग्रोथ है स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड लेंडिंग इस पे आई थिंक थोड़ी आई थिंक पाबंदियां लगती है नॉट फ्रॉम रेगुलेटर बट आई थिंक इंटरनली एज वेल, व्हिच मींस दैट दे फोकस मोर ऑन सिक्योर्ड लेंडिंग जिसका इम्पैक्ट एडवांसेस पे, जिसका इम्पैक्ट निम्स पे और रिटर्न रेशियोज पे आता है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो माइनसेस हैं शेल सर ये फार आउटवे करती है पॉजिटिव्स को। सेंटिमेंटल रीजंस ऑब्वियसली अटैच होते हैं जो प्रीवियस एग्जांपल्स के साथ आते हैं और इसलिए जो अंडर परफॉर्मेंस का टैग है आरबीएल बैंक के साथ पिछले कई तिमाहियों से ये लगता है मुझे कंटिन्यू होगा जब तक हमें परफॉर्मेंस में सुधार नहीं दिखता। तो मुझे लगता है क्लियर अंडर परफॉर्मर है। आई थिंक आई एम बेटर ऑफ लुकिंग एट द ब्रॉडर यूनिवर्स इटसेल्फ। तो ये अंडर परफॉर्म करते रहेगा मेरे ऊपर।